प्रेस वार्ता के बाद मांझी से मिलने पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। बिहार में नई राजनीतिक गणित पर चर्चा हुई तेज। मुकेश सहनी द्वारा एनडीए पर लगाए आरोप पर कांग्रेस ने किया पलटवार। अजीत शर्मा ने कहा एनडीए में सीएम नीतीश की नहीं है पूछ। बेगूसराय के मायरा अस्पताल संचालक से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने 5 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। निरसा में नए कृषि कानूनों के विरोध में मार्क्सिस्ट द्वारा प्रखंडों में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध में हल्ला बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मांझी से मुलाकात करने पहुंचे हैं मंत्री मुकेश सहनी। प्रेस वार्ता के बाद मंत्री सहनी मांझी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर आपको डीटीवी भारत दिखा रहा है। मांझी से मुलाकात को लेकर अब सरगर्मी भी तेज हो गई है बिहार की सियासत की। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। एनडीए के सहयोगी दल है हम, जिसके प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, उनसे मुलाकात करने पहुंचे मंत्री मुकेश सहनी, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, पहले सहनी पीसी करते हैं और पीसी करने के बाद वो सीधा मांझी से मुलाकात करने जाते हैं। क्या राजनीतिक मायने हैं इसके? जी बिल्कुल ऋतिक, अभी जस्ट जो मुकेश सहनी है वो अभी वहां से बाहर निकले मांझी आवास से, और साफ तौर पर उनका कहना है कि एक औपचारिक मुलाकात है। हालांकि हम जब उनसे पूछा गया कि आप एक प्रेस वार्ता करते हैं उसके बाद यहाँ मिलने आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं, बड़े लोग हमें कहाँ बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये जरूर ऐसी लग रही है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब अपने आप को छोटा कहना और साफ तौर पर कहना कि हम एक छोटी पार्टी हैं, हमें बड़े लोग कौन बुलाएंगे, हम मुसहर समाज से आते हैं और हम दूसरी तरफ हम सहनी है, तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं। उन्हें जरूर इस बात का अफसोस, ये बुरा जरूर लगा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनके साथ बदसलूकी की गई। जी बिल्कुल। और मंत्री मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि एनडीए में 4 नहीं सिर्फ 2 ही दल है, 2 को तो पूछा भी नहीं जाता है, हम और वीआईपी को। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बात सामने जरूर आई है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात से कहा है कि ऐसा लगता है कि अब एनडीए में सिर्फ 2 पार्टी का ही काम चलता है, हम दोनों को नकारा गया है, तो ऐसे बैठक में जाने से क्या फायदा जहां हमारी सुनी नहीं जाए। बिल्कुल। और एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे उत्कर्ष, क्योंकि इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत भी तेज हो गई है, सत्ता पक्ष भी अपने अपने बयान दे रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात है, इससे पहले भी मुलाकात तेज हुई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि ये दोनों दल एनडीए को छोड़ दें। बिल्कुल ऋतिक, बात तो कयास तो ये जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जब बैठक हुई तो साफ तौर पर वो बाहर निकल गए कि एक शिष्टाचार मुलाकात है और हम हमेशा आते हैं मिलने के लिए मांझी जी से, हमारे अभिभावक हैं। और जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथ जाएगा, ये जरूर गलत है। बीजेपी से हमारी कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर बीजेपी के खिलाफ मैं लड़ूंगा। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के पशु मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी प्रेस वार्ता करने के बाद वो सीधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और उन्होंने कहा है कि हालांकि ये बस एक औपचारिक मुलाकात थी, ऐसी कोई बात इस मुलाकात में नहीं की गई है। उन्होंने ये भी इशारों में कहा है कि बड़ी पार्टी तो आपस में मिल लेती है, हम तो छोटी पार्टी है, हम बस आपस में मिलते ही रहते हैं। और 25 जुलाई यानी कि फूलन देवी की पुण्यतिथि पर बनारस गए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी जारी है। ऐसे में उन्होंने राजधानी पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुकेश सहनी से डर गई है, लेकिन वो मानने वाले नहीं। अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि यहां लगता है कि सिर्फ 2 दलों यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की ही गठबंधन है, यहां वीआईपी और हम पार्टी की कोई पूछ ही नहीं है। साथ ही इस्तीफे के सवाल को भी उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। देना इस्तीफा किसको देना है? ये सरकार हमारी है, आप अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है? ये सरकार हमारा है और हम किसको इस्तीफा देने के लिए जाएंगे? ये 4 पार्टी का सरकार है और
अपनी अपनी बात को देखिए, अपने अपने बात को देखिए, सुनिए ना, अपने अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। आज हम अपनी बात को हमने रखा है, हमारे एनडीए घटक दल में सब कुछ समझेंगे, बात करेंगे कि ये बात सही है कि एनडीए नजर नहीं आ रहा 4 पार्टी का, तो आने वाले समय में 4 पार्टी का एनडीए दिखे, इसके लिए हमारे सभी साथी को सोचने की आवश्यकता है। और एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी के नहीं सम्मिलित होने के पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की घटना से इसे जोड़कर देखना सही नहीं, पुलिस की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश को देखते हुए ही करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कानून 8 वर्षों से है कि किसी भी महानुभाव का या किसी की भी मूर्ति नहीं लगेगी। यह हाईकोर्ट का आदेश है और इस आदेश के तहत माननीय योगी जी ने स्वयं हाईकोर्ट में यह आवेदन दिया है कि उत्तर प्रदेश को इस से मुक्त किया जाए। बिहार में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल मुकेश सहनी के द्वारा अधिकारियों पर लगाए आरोप और एनडीए विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद कांग्रेस ने मुकेश सहनी के बहाने इशारों में सरकार पर हमला बोल दिया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि एनडीए में विधायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब मजबूरी में गठबंधन में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव है, जिसके कारण बेहतर विकास बिहार में नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं तो कहूंगा कि क्यों आप सहनी जी की बात सिर्फ करते हैं। एनडीए सरकार में कौन से विधायक खुश है उनके, जो चाहे जदयू के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, मजबूरी में रहना अलग बात है। क्या कोई विकास नवंबर से लेकर अभी तक आपने देखा है? क्या कोविड-19 में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इलाज की व्यवस्था होनी, क्या हुआ है? सभी लोग ये जान रहे हैं, सबको जनता। इधर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और एनडीए पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे बैठक का बहिष्कार ही करना उचित है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और इस पर विपक्ष ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपना बयान दिया है। अब मुकेश सहनी जी एनडीए की बात बैठक में शामिल होने का, बहिष्कार करने का नाटक कर रहे हैं। तो मांझी जी तो पहुंच गए बैठक में। सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी जिस तरह से महागठबंधन से वो भागे थे, जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया था। पटना सिटी में एक युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक दिन दहाड़े पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर लोगों के बीच दहशत फैला रहा है। तो वहीं इस वायरल वीडियो को देख सिटी डीएसपी अमित शरण ने कहा कि देखने से पता चल रहा है कि आलमगंज थाना या फिर सुल्तानगंज थाने का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, वो गंगा के जो बगल में तो ये बना हुआ है रास्ता लोगों के घूमने टहलने के लिए, वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है और उसको देखा गया है। हम लोग उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कहाँ का है, किस थाना क्षेत्र में से घटना है और वो लड़का कौन था। तो फिर उसके बाद कार्रवाई की और शायद हवा पिस्टल लहराते हुए ऐसा वीडियो दिखाया जा रहा है। फायरिंग पूरा कर रहा है। हाँ, फायरिंग करते हुए नहीं देखा अभी मैंने। हाँ, वीडियो ये गोली चलाया भी है। बेगूसराय में हॉस्पिटल के संचालक से रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी को 5 मोबाइल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित मायरा अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजीव राय से बदमाशों ने फोन कर 5 लाख रंगदारी की मांग की। उक्त मामले में डॉक्टर ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें मायरा मेडिलैंड अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाया गया कि मोबाइल के द्वारा उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है। इसी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम अनमोल कुमार, कृष्ण मोहन कुमार और सौरभ कुमार, तीनों राहतपुर बलिया के रहने वाले हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। उनकी गिरफ्तारी करके अग्रतर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में बिजली कटौती की बात आती ही सबसे पहले मैटी फीडर और कटरा फीडर की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि मैटी फीडर और कटरा फीडर आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करते रहती है। साथ ही बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज से परेशान यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। भीषण ग्रामीण से लोगों का हाल बेहाल है। और आपको बता दें कि इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग लगातार मांग भी करें कि इसे ठीक किया जाए। तो वहीं परेशान लोगों ने सोमवार को गायघाट सामाजिक मंच के बैनर तले मैटी फीडर के परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार और व्यवस्था पर हमला बोला।
समस्या तो बहुत बड़ा पहले से ही बना हुआ है, तब तो धरना पर हम लोग बैठे हैं। बिजली का समस्या है जिसके कारण हम लोग आए हैं। वोल्टेज का बहुत बड़ा परेशानी यहाँ पर है। चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारे लोगों का मीटर रीडिंग का भी प्रॉब्लम है और वोल्टेज का इतना प्रॉब्लम है। कभी कल तो ऐसा देखे एक गांव में एक साइड लाइट है, एक साइड में नहीं है, यानी बिजली कटिंग बहुत होता है। 24 घंटा में मेरे समझ से 2 से 3 घंटा ही लाइट रहता है, बाकी लाइट रहता ही नहीं। बहुत बड़ा जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र के गादी टेलवा में एक व्यक्ति को उसके ही चचेरे भाइयों और उसके परिवार वालों ने बुरी तरह पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों द्वारा कई राउंड फायरिंग भी की गई है। और आपको बता दें कि मामला सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा का है, जहां सालों से चले आ रहे 2 बीघा के जमीन में चचेरे भाइयों और परिवारों वालों ने बुरी तरह पीटकर मार डाला। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पापा आधा दूर गए तो गोरेलाल का घर वाला पूरा परिवार मिलकर इसको छेड़ लिए आगे पीछे करके, तो पापा कहीं नहीं जा पाए। एगो फायरिंग किया तो एगो महुआ आम का गाछ है उसी से चिपक गए तो नहीं लगा। फिर उसके बाद फिर चारों तरफ से छेक के पूरा मारने लगा। लाठी, डंडा, भुजाली, फरसा, गोली सब लेके गया था। मार के उसके एगो हाथ टूटा है 3 जगह, एगो टूटा है 2 जगह, पैर भी टूटा है 2-3 जगह। एगो कटिहार में बस की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां आक्रोशित लोगों ने घटना के बाद सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क पार करने के दौरान अनियंत्रित बस के चपेट में आने से बच्ची घायल हो गई, जहां गंभीर हालत में बच्ची को कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। पुनपुन थाना में बंद एक कैदी पहले तो थाने से फरार हो गया और फिर संदेहास्पद स्थिति में उसका शव पुनपुन नदी से बरामद किया गया। थाना से भागने के बाद वो पुनपुन नदी में कैसे गिरा, उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। इस विषय पर अभी पुलिस कुछ भी कहने से मना कर रही है। तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके भाई की हत्या पुनपुन थाना के अधिकारियों ने की है। तो हम उसका सास और ससुर हमको बाबू और माई के हुआ बहुत घर पर चढ़ के नतीजा कर रहा था। तो हम लोग सोचे ना कि रात भर रहती 2 महीना रहेगा ना जेल में तो अपना सुधर जाएगा। तो हम ही लोग उसका पकड़वाए कि अगर रह जाएगा, कोई भी 10 गो जेल रहता है, कोई अगर मार देगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो मार देगा तो कैसा बढ़िया 2 महीना रह जाएगा जेल में। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र इलाके की गिद्दी खंदा में मां बेटे का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों मां बेटे 3 दिनों से लापता थे। हालांकि मृतका के परिजनों के द्वारा मां बेटे की खोजबीन की जा रही थी, जिसके बाद मां बेटे का शव मलामा गांव के जिद्दी खंदा गांव से मिला है। तो आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इसको हत्या मर्द इसको मार के और इसको बाप और इसको माई तीनों मिल के एगो बहनोई है, उसको नाम नहीं हम जान सकते हैं। एगो बहन बेबिया और उसको बेबिया नाम है जे था। 4-5 इसको घेरे में मुड़ी मचोड़ दी, मचोड़ के दुनू के और उसके बाद में ले जाके जौरी में बांध के लपेट के नदिया नदी में। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने टूरिस्ट बस में तहखाना बनाकर शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। ताजा मामला मोतीपुर का है, जहां एक ढाबा के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने टूरिस्ट बस पर लदा दर्जनों कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे। भोजपुर का एक ऐसा गांव जहां सड़क न रहने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर बरसात के मौसम में गांव से शहर को जाने को विवश हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक मरीज को खाट पर लिटाकर गांव से बाहर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। यह तस्वीर भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से महज 20 किलोमीटर दूर पर स्थित गढ़हनी प्रखंड के 3 घरवा टोला की है। बताते चले कि इस टोला में जाने के लिए कोई भी पुल नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस गांव में जाने के लिए बनास नदी और एक बरसाती नदी को पार करना पड़ता है और इन दोनों पर ही पुल नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है और आने जाने के लिए यानी कि आवागमन में ग्रामीणों ने सीमेंट के पुल को ही एक जरिया बना लिया है, जैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आते जाते रहते हैं। एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि बिहार में सड़कें पुल हर गली हर गांव में बनी है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर है। अब आप इसे क्या कहेंगे, खुद सोचिए।
बरसात का मौसम है। आज आपने देखा कि कैसे लोग मरीज को खाट पर ले जा रहे हैं। सबसे दिक्कत तो नदी का है, जहाँ पानी है और अभी पानी का जल स्तर थोड़ा सा कम है तो किसी तरह नदी हम लोग पार कर दिए। लेकिन यही 10 दिन बाद जब बरसात पीक पर रहता है, उसका जल स्तर लबालब हो जाता है। उस समय नदी पार करना तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि मरीज को कैसे आप नदी पार करा पाएं। कोरोना काल में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है और इसी कड़ी में पटना में नेक्स्ट स्किल ऑनलाइन कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जोड़ने का प्रयास लगातार हो रहा है ताकि स्कूल बंद होने के दौरान उन्हें शिक्षा से वंचित न होना पड़े। मंत्री ने बताया कि बिहार के युवाओं द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन में बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिला है। तो वहीं ब्रांच हेड नेहा सुमन और मार्केटिंग हेड इरशाद रहमान ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेक्स्ट स्किल ऑनलाइन कोचिंग काम कर रही है। आने वाले वक्त में 11वीं 12वीं के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए संस्था काम करेगी। जितना एक बार में टीचर कैपेबल हो, मैं तो मानता हूँ बिहार हमेशा बदलाव को हमेशा एडजस्ट किया है, डाइजेस्ट किया है और बदलाव के साथ हमेशा आगे बढ़ने का काम बिहार ने किया है। और मेरा मानना है कि आज इसी कड़ी में नेक्स्ट की जो यूनिट है, बिहार में ऑनलाइन शिक्षा को बच्चों को एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में बेहतर शिक्षा मिले का अलग डिफरेंट मॉड्यूल हो, जिस मॉड्यूल के तहत आप कैप्टन कोर्सेज भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का जो भी कोर्सेज अवेलेबल रहता है, जो भी उनके सिलेबस में अवेलेबल रहता है, वो सारे सिस्टम में मॉडल किया है। उनके चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट माइक्रोज और मिनी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मॉडल किया है और उसको इस ढंग से अरेंज किया गया है ताकि वो पढ़ाई सिर्फ ऐसा नहीं पता चाहिए वो पढ़ाई नहीं होना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। और उस चीज़ में एक इंटरेस्टिंग हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर ट्विस्ट देने के लिए हम लोगों ने सिमुलेशन मॉडल गेमिफाई। कोरोना के साय में सावन महीने ने दस्तक दे दी है, तो वहीं कोरोना को देखते हुए इस मंदिर के अभी पट अभी बहुत बंद है। बावजूद इसके दरभंगा में शिव भक्तों के मंदिर में कतार देखी गई। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। इस धरती के सबसे बड़े जो माने जाते हैं हम लोग के देवों के देव महादेव, और महादेव का आज से तीसरा पट खुल जाता है, जो उनका तीसरी आंख है। और सावन के महीने में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे मिथिलांचल की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग मिलकर महादेव की पूजा करते हैं। मेरे महादेव खुश रहे। एक लोटा जल ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखा जाता है। आदमी एक जल चढ़ा के भी महादेव बहुत खुश हो जाते हैं और उनको जो जितना इच्छा है वो चढ़ाइए। बेलपत्र, फूल, जल और सुहागन को तो करना ही चाहिए। सोमवार का व्रत भी अगर व्रत नहीं कर पाए आप तो जल भी। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। बच्चे चाहते हैं पढ़ना, टीचर चाहते हैं पढ़ाना, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज हैं तैयार। आखिर सरकार क्यों है लाचार? ऐसे पढ़ेगा बिहार? कोरोना क्लास और करियर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।
अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर की। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है राजधानी पटना में। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है राजधानी पटना में। बड़ी खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बैठक बीजेपी विधायक दल की शुरू है राजधानी पटना में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि राजधानी पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैठक में कई बड़े नेता और विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक राजधानी पटना में शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ बीजेपी के तमाम विधायक नेता वहां मौजूद हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निषेध फोन लाइन पे जुड़े हैं। निषेध, बिहार में राजनीतिक दलों के बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले विपक्ष और आज सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक शुरू है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से फिलहाल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और उसमें विपक्ष की तैयारी है सरकार को घेरने की और सरकार से सवाल पूछने की। कई मुद्दे हैं विपक्ष के और उसी को लेकर के ये बैठक भी कह सकते हैं बीजेपी भी अब कर रही है। और जो मानसून सत्र है उसमें विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्या रणनीति होगी, उसको लेकर के ये बैठक कहीं ना कहीं चल रही है। इसके साथ ही मंत्री इस बैठक में शामिल है। विधायक दल की बैठक है तो कई विधायक भी शामिल है। इसके साथ ही तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, कई ऐसे बड़े नेता इस बैठक में शामिल है और रणनीति बनाई जा रही है कि विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा मानसून सत्र में। बिल्कुल निषेध, विपक्ष पहले सत्र में ही हमलावर हो गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी की बैठक इस ओर इशारा कर रही है कि बिल्कुल बीजेपी रणनीति पर चर्चा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए, आपने जो साझा किया हमसे। तो बता दें, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम माननीय सदस्य मौजूद है वहां पर। इधर कारगिल विजय दिवस को 22 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस युद्ध की याद आती है तो यही लगता है कि जैसे कल ही वो दिन भी ना देती है। तो इस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को याद करते हुए लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। इसी के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी की ओर से खास ट्वीट किया गया। सेना ने तमन्ना भी कुकरेती की कुछ पंक्तियां ट्वीट की। कारगिल की चोटियों पे दुश्मनों को हमने झुकाया है, कारगिल की चोटियों पर दुश्मनों को हमने झुकाया है, हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को लहराया है। गौरतलब है कि विजय दिवस के मौके पर हर साल कारगिल के द्रास में स्थित वॉर मेमोरियल पर खास कार्यक्रम होता है। वहीं इस बार के कार्यक्रम में
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस बिपिन रावत को जाना था। इसके साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण इस कार्यक्रम के रंग थोड़े फीके पड़ गए। वहीं राजधानी पटना में कारगिल दिवस के मौके पर देश के साथ ही बिहार के वीर सपूतों को याद किया गया। इस दौरान राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर शहीदों की याद में बने स्मृति पर पटना के जिलाधिकारी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और शहीदों को नमन किया। तो बीजेपी कार्यालय में भी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो बिहार विधानमंडल की मानसून सत्र की शुरुआत होते ही विधानसभा में कारगिल शहीदों को याद किया गया। तो संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भाषण दिया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज कारगिल विजय दिवस भी है। हमें अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिमान है। हम कारगिल युद्ध में शहीद अपने जांबाजों का नमन करते हैं। मातृभूमि के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता है। जिस तरह सेना के जवान सब कुछ भूलकर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, वैसे ही हमें बिहार के विकास के लिए एक सूत्र में बंधकर काम करना होगा और यही तो संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। आइए लोकतंत्र की इस पवित्र मंदिर में अपने दायित्वों का सकारात्मक रूप से निवाहन करते हुए अपनी भूमिका से जन आकांक्षाओं पर हम खरा उतरने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ डीटीवी भारत, पटना। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।